नमस्कार दोस्तों, ज़नोगा 2022 एक चैलेंज कर रहे हैं हम लोग 30 डेज़ का। और इस वीडियो को एडिट करने का ज़िम्मा मेरे बच्चों ने लिया है और अभी तक शुरू नहीं किया है वीडियो एडिट करना। काश वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ पाएँ। खैर, मैं बनाता रहूँगा वीडियोस और हो सकता है ये वीडियोस आप तक कभी पहुँचे ही ना। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जो ज़िंदगी है वो है। हम लोग बातचीत कर रहे थे किस तरह से डॉक्टर सहर मिलने गए थे अपने मास्टर से, और आगे देखते हैं क्या हुआ। एज वी टॉक्ड आई बिकेम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द ड्यूप्लेक्स पावर ऑफ हिज आइज़। मास्टर के आँखों में एक पावर है, ड्यूप्लेक्स पावर, और वो उसका थोड़ा सा अंश उन्होंने मुझे दे दिया है। अभी आप सुनेंगे, जब आप मेरी बातें सुनेंगे ना, तो आपको एहसास होगा अरे हाँ, बड़े पापा उस पावर को यूज़ करते हैं। और हर किसी के साथ, जब भी कोई भी आदमी मुझसे बात करता है फिज़िकली, ये पावर मैं उसके साथ यूज़ करता हूँ। यहाँ तक कि जो लोग इस वीडियो को देखते भी हैं ना, ये पावर उसमें भी यूज़ होती है। आँखों की ड्यूप्लेक्स पावर क्या है? दे वर पेनिट्रेटिव एंड हिप्नोटिक एट द सेम टाइम। दो चीज़ें करती थी ये पावर। एक तो सामने वाले को देखती थी और उसको पेनिट्रेट करती थी, घुसती थी, घुसना। जैसे कोई तीर कोई चलाए तो पेनिट्रेट कर जाता है हमारे अंदर। तो आपको मैं देख रहा हूँ, तो जो चीज़ें आपकी शक्ल दिखा रही है और उसके गहरे की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, उसको बोलते हैं पेनिट्रेट करना। कृष्णमूर्ति के अंदर में भी यही ड्यूप्लेक्स पावर थी। वो पेनिट्रेटिव थी और साथ ही साथ हिप्नोटिक। हिप्नोटिक मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना। आपको मैं सेंस कर रहा हूँ, आपको समझ रहा हूँ और साथ ही साथ आपको कंट्रोल भी कर रहा हूँ। इस पावर को अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें, दे रेड माई सोल एंड रूल्ड इट। उसने मेरे सोल को रीड किया और उसको रूल भी कर रही थी। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक घोड़े को सेंस करें कि घोड़ा क्या चाहता है और उसको साथ ही साथ राइड भी करें। दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माई माइंड ऑल इट्स सीक्रेट्स एंड दे कंपेल्ड मी टू रिमेन पैसिव एंड रिसेप्टिव इन हिज प्रेजेंस। ये ड्यूप्लेक्स पावर क्या कर रही थी? वो मेरे माइंड में से उसके सारे सीक्रेट्स को एक्सट्रैक्ट कर रही थी, निकाल रही थी। हाँ। कभी आपके मन में सवाल नहीं हुआ कि आखिर बड़े पापा के सामने अपने सीक्रेट्स निकालने का मन क्यों होता है? मैं पूछूंगा, आपके अफेयर चल रहे हैं? हाँ बड़े पापा। जो सालों साल से छुपा करके रखा है, किसी को नहीं बता रहे हैं? हाँ बड़े पापा। दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माई माइंड ऑल इट्स सीक्रेट एंड दे कंपेल्ड मी टू रिमेन पैसिव एंड रिसेप्टिव इन हिज प्रेजेंस। तो दूसरी पावर क्या है? और ये मैं आपके साथ भी, आपने देखा नहीं कभी कि आप मेरी प्रेजेंस में पैसिव होते हैं और रिसेप्टिव होते हैं? पैसिव मतलब सब छोड़ छाड़ करके सरेंडर्ड रहते हैं। आप आते हैं बहुत वेग में। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, बहुत एक्टिवली इन दोनों की बातचीत चलते चलते लड़ाई हो गई और वैभव हर्ट हो गया। और वैभव कहता है अब मैं जा रहा हूँ, मैं ऊपर, मैं बाद में देख लूँगा ना। लॉजिक देखो, माइंड का लॉजिक कहता है कि ये वीडियो जब एडिट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो उसको मैं बाद में देख लूँगा, जबकि नहीं देखने वाला। एग्जैक्टली सच ये है कि नहीं देखने वाला। फिर भी उसके मन ने कहा कि मैं बाद में देख लूँगा। मैंने कहा रुको 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 रुको, बैठ तो जाओ। बैठ गया, एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया। पैसिव एंड रिसेप्टिव इन हिज प्रेजेंस। जैसे कोई चुंबक में लोहा बेचारा कहीं जा नहीं पाता, ऐसे ये मास्टर के सामने क्या था, सहर जी क्या थे? पैसिव एंड रिसेप्टिव। ही टोल्ड मी, अच्छा ध्यान से सुनिएगा मास्टर ने क्या कहा। ही टोल्ड मी हाउ द पाथ्स ऑफ मेन क्रॉस एंड क्रिस क्रॉस एट द बिडिंग ऑफ अनसीन फोर्सेस। अनसीन फोर्सेस है नेचर में। इन फोर्सेस को अगर आपको उसके साक्षात रूप में देखना है तो वो ज़नोगा तो है ही, इसके अलावा एक वो फिल्म है माइकल क्लेटन। इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों के रास्ते क्रॉस करते हैं और क्रिस क्रॉस करते हैं। मेरे साथ आप दोनों, आप तीनों हैं यहाँ पे। मेरे साथ श्रद्धा है। श्रद्धा यहाँ पर किसी क्लास में बैठ नहीं पाई और आप यहाँ बैठकर इसके सुन रहे हैं। बड़ी मम्मी किसी किसी क्लास में होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। तो कुछ ज्ञान मैं आपको दे पाता हूँ और कुछ ज्ञान बहुत से लोग मेरे पास रह कर के भी नहीं ले पाते हैं।
इसलिए क्योंकि इंसानों के रास्ते क्रॉस करते हैं, फिर क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रॉस किया तो ज्ञान मिला, एक दूसरे के साथ है, और जब क्रॉस करके चले गए दूर तो ज्ञान रह गया। तो मास्टर कह रहे हैं कि हमारे रास्ते, ही टोल्ड मी हाउ द पाथ ऑफ मैन क्रॉस एंड क्रिस क्रॉस। और ये सब होता क्यों है? ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी बड़ाई आपकी बुराई है। ये होता है एट द बिडिंग ऑफ अनसीन फोर्सेस। अनसीन फोर्सेस बिड करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि इस बंदे को उठाकर यहाँ से यहाँ रखो ताकि ये अपने पाथ को वहाँ से ले सके। And how what appeared to be coincidence were likely to be pre-arranged links in a chain of cause destined to secure certain effects. और जो चीज़ आपको mere coincidence लगता है, आपने सोचा अरे चलो घूम के आते हैं लखीमपुर, आपको लगता है वो coincidence है, नहीं, वो pre-arranged link है। किसमें? In the chain of cause destined to secure certain effects. उसको जानबूझ के किया गया था, आपको बचपन में वहाँ जानबूझ के रखा गया था। आपकी माँ को फिजिकल लेवल पे आपसे जानबूझ के हटाया गया था, उनको कहीं और भेजा गया ताकि वो अपनी लर्निंग, अपनी लेसन वहाँ ले सकें। उसके बाद 8-10 साल 15 साल तक आपको जानबूझ कर इलाहाबाद में रखा गया। उसके लिए आपको पेन या सफरिंग जो भी हुई वो जानबूझ के हुई ताकि आप सिक्योर कर सकें सर्टन इफ़ेक्ट्स। हर एक बंदे को लाइफ प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग कंडीशंस पाने के लिए, जैसे आप अगर अचार बनाती हैं तो पहले आम काटती हैं, उसको धूप में रख देती हैं, धूप में बहुत देर तक वो सूखता है, वो धूप पे रखा जाता है ताकि उसका अचार बन सके। तो आपको 10 साल तक वहाँ पर धूप में रखा गया। आपकी जब माँ को आपसे दूर किया गया तो आपको एक तरह से आम की तरह काटा गया, को पेन दिया गया। तो इसका मतलब फ्यूचर हम लोग का ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम सब बहुत किस्मत वाले हैं और हमारे ऊपर अनसीन फोर्सेस काम कर रही है। जब एक बांसुरी बनाई जाती है, उसमें होल किया जाता है, तो क्या उस बांसुरी का फ्यूचर ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है? नहीं समझा मैं। एक बांसुरी जब आप खरीदते हैं तो शुरुआत में वो एक बांस होती है, बांस का टुकड़ा होता है, उसको एक बांसुरी बनाने वाला लेकर आता है, उसको नापता है, उसको जगह जगह पर होल करता है और फिर उसको बजाता है। तो क्या वो बांस के टुकड़े का फ्यूचर प्री डिस्टाइंड था? हाँ भी और नहीं भी। क्या बोल रहे हैं? हम लोग को पता नहीं रहता कि अगले 10 मिनट बाद क्या होगा। और जैसे अभी आपने कहा कि ये पहले से था कि तुम लोग 10 साल वहाँ पर रहोगे, ये आपको नहीं पता लेकिन अनसीन फोर्सेस को पता है। जैसे इस पेन को नहीं पता बेचारे को कि अगले 10 मिनट बाद क्या होगा, लेकिन इस पेन को यहाँ इसलिए रखा गया था ताकि इसको अगले 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 10 साल बाद अगर ये ज़िंदा रहती है, काम करती है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। इस पेन को एक ख़ास पर्पज़ से बनाया गया था। इस पेन को नहीं पता ये चीज़, लेकिन जिसने बनाया था उसको पता था। इस फिजिकल बॉडी को फिजिकल बॉडी नहीं बनाया, आपको आपने नहीं बनाया, डिवाइन फ्रैगमेंट ने बनाया है। ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर माइक दे दो उनको। मुझे लगता है ये जो फ्री विल और डेस्टिनी वाला सवाल है ना, ये सबके मन में आता है। और जो वैभव अभी पूछ रहा है कि हमें तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन क्या वो पहले से तय है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ उस एंटिटी पे जिसके लिए ये सब तय है। डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए ये सब चीज़ें तय हैं। हमारे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जाने वो कौन सी अनसीन फोर्सेस हैं जिसको ये चीज़ पता है। आप अगर ये जानने की कोशिश करेंगे, अच्छा ठीक है पता है तो मेरा भविष्य बताओ, तो ये पेन बोल रहा है कि अच्छा मुझसे कब लिखा जाएगा बताइए, इसके मालिक आप हैं तो बताइए कब लिखा जाएगा, कितने बजे आप लिखेंगे, कौन कौन सा वर्ड लिखेंगे बताइए। क्या इस पेन को या इसके मालिक को पता है कि इस पेन से कब और क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी? प्री डिस्टाइंड का मतलब यह है कि इन जनरल इस फिजिकल बॉडी का फ्यूचर ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड है, मरेगी, ये तो पक्का है। बट कोई ऐसी एंटिटी है जो अनसीन फोर्स है और वो ये सब चीजें जानती है और वो ज्यादा फ्री कंडीशन है। वो डिवाइन से अलग है, वो डिवाइन फोर्सेस, वो डिवाइन के प्लान्स हैं,
वो डिवाइन की एक्टिविटीज़ है। अनसीन फोर्सेस मतलब हमारे आँख को और कान को नहीं दिख रहा, लेकिन डिवाइन को तो सब दिख रहा है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये हाथ ये पेन को उठाएगा तो ये हाथ अनसीन फोर्स हो गया पेन के लिए। पेन बोलेगा अरे मुझे कौन उठा रहा है, मैं तो आराम से पड़ा हूं। अब आपकी मदर की डेथ हुई, उस डेथ में कॉज कौन है? उनको लगता होगा कि उन्होंने खुद अपने आप को मारा है, लेकिन अनसीन फोर्सेस हैं जो इस सब कुछ डिसाइड करती हैं, और वो फोर्सेस इंटेलिजेंट हैं। और ये सारी बातें यहाँ पर इसलिए हो रही है ताकि हमारा और आपका इंटरेस्ट जगे उन अनसीन फोर्सेस में। तभी तो मास्टर कह रहे हैं, ही टोल्ड मी कि तुम यहाँ पर एक्सीडेंटली नहीं आए हो, तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता था। रमन को कोई पूछ रहा था कि अच्छा मैं स्पिरिचुअल टीचर बन सकता हूँ? बोलते हैं अगर तुम्हारी डेस्टिनी होगी तो तुम ज़रूर बनोगे स्पिरिचुअल टीचर। उन्होंने हाँ या ना नहीं बोला। आपका सवाल था जो ये कह रहे हैं कि जो आपको कोइंसिडेंस लगता है वो प्री अरेंज्ड लिंक्स होते हैं। मान लीजिए आपके लिए मैंने कोई किताब खरीदी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट किताब शायद आपको किताब ना लगे, लेकिन उस किताब के अंदर मैंने एक 2000 का नोट छुपा दिया और रख दिया, तो कम से कम 2000 रुपये तो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। वो 2000 रुपये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। और किसी के पास ढेर सारे पैसे होंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आपके ब्रेन में कोई चीज़ है जो एक बटन की तरह काम करता है, उसको बटन को प्रेस करने के लिए 2000 रुपये रखे गए। अब मैं 2000 के नोट को हटा रहा हूँ। ज़ेन योगा एक किताब थी जिसमें कुछ शब्द डाले गए, कुछ वर्ड्स, और वो जब वर्ड्स मैंने देखा तो मेरे लिए वो बटन का काम किया। तो ज़ेन योगा को लिखा गया था इसलिए ताकि मैं उसको डिस्कवर कर सकूं और मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके। वो एक प्री अरेंज्ड लिंक था। ज़ेन योगा एक प्री अरेंज्ड लिंक था, एक मिस्टिकल लिंक। इसको समझना है तो आप माइकल क्लेटन देखिएगा। इस पैराग्राफ में जो दे वर्ड यूज किया गया है वो पावर्स के लिए यूज किया गया है। एज वी टॉक्ड आई बिकेम इंक्रीजिंगली के बाद नीचे लिखा है ना, दे वर पेनिट्रेटिव एंड आंखें दे रेड एंड दे रूल्ड इट। उनकी आंखों ने मुझे पढ़ा, दोनों आंखों ने मुझे पढ़ा और उनको रूल किया। दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब आंखें सब काम कर रही हैं। आंखें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके ऊपर 3-4 फिल्में बन चुकी हैं बॉलीवुड में। सुनिए, सहज जी कह रहे हैं, आफ्टर आई हैड टोल्ड हिम ऑफ माई वोज एंड वरीज। अक्सर ऐसा होता है, गौरी आती है मेरे पास और मुझे सुनाती है अपनी वोज एंड वरीज। बड़े पापा पता है अक्सर ऐसा करता है, ये हमेशा ऐसा करता है। ये जब भी कोई आदमी कॉमा लगाना शुरू करे अपने सेंटेंसेस में, एटसेट्रा एटसेट्रा बोलना शुरू करे, अक्सर बोले, तो उसको बोलते हैं वोज एंड वरीज। इसलिए सहर जी यहाँ पर अपनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम सुनाई उन्होंने। वो सबको एक पैकेट में बांध करके क्या बोल दिया? वोज एंड वरीज। आफ्टर आई हैड टोल्ड हिम ऑफ माई वोज एंड वरीज ही सेड, जब मैंने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वोज एंड वरीज सुना दिया तो उन्होंने क्या बोला? द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इज एवर एट वर्क। मतलब इस ब्रह्मांड में जैसे ग्रेविटी काम करती है, ऐसे ही लॉज ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम सब के ऊपर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के कानून 24 घंटे काम कर रहे हैं। ग्रेविटी हमको नीचे खींचती है और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के फोर्सेस हमको ऊपर की तरफ खींचते हैं। विदाउट अ ट्रेस ऑफ वैनिटी ही रिफर्ड हिमसेल्फ एज फ़कीर उल फुकरा। जब उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं फ़कीर उल फुकरा हूँ, तो उनके चेहरे पर कोई वैनिटी नहीं थी, कोई घमंड नहीं था। मैं फ़कीर उल फुकरा हूँ, या जैसे कृष्ण कहते हैं मैं आत्मन हूँ। बहुत से लोग इसको मिस्टेक कर लेते हैं कि मैं भगवान हूँ। अगर कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, तो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम सबसे ऊंचा हूँ, तुम सबसे महान हूँ। वो खाली ये कह रहे हैं कि मैं अपने भगवान की स्टेट में रहता हूँ। जैसे अगर आप किसी को कहें कि मैं रिम्पी स्कैन में रहता हूँ, तो उसको एक तरीका है, ऐसे भी कह सकते हैं, मैं रिम्पी स्कैन में रहता हूँ एटीट्यूड के साथ। लेकिन यहाँ पर फ़कीर और फुकरा
इसलिए उनके अंदर में एरोगेंस नहीं है, क्योंकि वो इसमें हैं, उस मोमेंट में वो उस स्टेट में रहते हैं जो स्टेट हाईएस्ट स्टेट है। जब आप किसी चीज़ में सेटल्ड हो जाते हैं तब आप उसमें घमंड नहीं करते, बिकॉज आपको उस स्टेट की अच्छाइयाँ और उस स्टेट की बुराइयाँ नहीं कह सकते, बिकॉज इस स्टेट की, एनलाइटेंड स्टेट की कोई बुराई नहीं है। आप उसमें से निकलने वाले सारे पॉसिबिलिटीज़ को समझते हैं। अच्छाइयाँ और रियलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब एआई पता है कैसे काम करता है? एआई काम करता है अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को स्टडी करके। अब मान लीजिए मैं अभी अभी नया नया आत्मन हुआ हूँ, एनलाइटेंड हुआ हूँ, और मेरे पास ताकत आई, तो मैं इस ताकत को यूज़ करूँगा। सीधे आग निकाला हाथ से और लकड़ी जला दी, या मैंने आग निकाला और दीवार जला दी, ताकत। लेकिन उस दीवार को जलाने की वजह से या लकड़ी को जलाने से नुकसान तो हुआ, उसकी ज़रूरत थी नहीं। हाँ, लकड़ी जलाने की तब ज़रूरत थी जब कहीं लकड़ी जलने की काम था, खाना बनाना था या सर्दी से बचाना था। एक बार एक मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क, एक कहीं पहाड़ों में किसी आश्रम में गए रहने के लिए। वहाँ कुछ नहीं था, खाली लकड़ी की मूर्तियाँ थीं गौतम बुद्ध की, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो उनको कुछ मिला नहीं, तो लकड़ी की मूर्ति उठाई और उसको आग लगाकर रात भर ताप लिया। और जो वहाँ पर लोकल पंडित था जो उस मंदिर में आया करता था, वो आगे गुस्सा हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने गौतम बुद्ध की इतनी पुरानी एंशिएंट मूर्ति को जलाकर ताप दिया। तो बोलते हैं, अरे भैया वो लकड़ी के बुद्ध थे, मैं ओरिजिनल बुद्ध हूँ। लकड़ी के बुद्ध ने ओरिजिनल बुद्ध को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा अपने आप को जला दिया, तो क्या दिक्कत की? फिर बन जाएगा अगर तुम्हें इतनी कीमती लगती है। वैनिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर हम वैनिटी को पहचान लें तो अपने काम की एक्सेलेंस बढ़ा सकते हैं। मैं बड़ी मम्मी को बोला था अभी सुबह सुबह कि इस लड़की में जो आप चैनल देख रही थी उसमें वैनिटी की बहुत कमी है। उसको ये एहसास है कि मेरी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, ये एहसास होना, बट हमको ये एहसास होता है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलने वाला हूँ, मैं ये हूँ। वैनिटी मतलब क्या होता है? वैनिटी मतलब, देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं वैनिटी को? इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स प्राइड। फॉल्स प्राइड, झूठा घमंड। वैनिटी का मतलब आप खोखला घमंड कर रहे हो। कंसीट। हिंदी में बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड है वैनिटी के। घमंड, आपा, गुरूर, गुमान, असफलता, अभिमान, महत्वाकांक्षा, अहंकार, बेफयादा, थोथा घमंड। अगर मुझे इस चीज़ का घमंड है, घमंड करने कुछ है नहीं। सोचिए एक अमिताभ बच्चन जी को बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आती है, लेकिन जब वो गांव का गंवार की एक्टिंग करते हैं, उन्होंने किया भी है, भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग की है अमिताभ जी ने, और इतनी गाली गलौज की है, पता है उन्होंने एक फिल्म में, हम लोग की फिल्म, उस फिल्म को हम लोगों ने इसलिए खरीदा था क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन जी थे। उसमें वो लठैत का काम करते हैं, और उन्होंने बोला, हाँ वो गुंडे थे, सुजीत कुमार उसमें फिल्म में हीरो थे, और ये गुंडे गए थे उसको मारने के लिए, वो भी लठैत। तो इनका ज़मीर बदल जाता है, ये गुंडे से अच्छे आदमी बन जाते हैं। तो उसको, सुजीत कुमार को मारने के बजाय वो बाकी गुंडों को मारते हैं। तो बाकी गुंडे बोलते हैं, औकात में रहो, नहीं तो तुम दोनों को हम पीट देंगे। तो वही डायलॉग बोलते हैं, सुसु वर्ड यूज़ करते हैं, बोलते हैं हम किचकिचाए के मुँह देवे तो तुम लोग बूढ़े उतराए लगबो। क्या? अब भाई हम किचकिचाए के मुँह देवे तो तुम लोग बूढ़े उतराए लगबो, मतलब अगर कायदे से अगर मैं सुसु कर दूंगा तो तुम लोग डूब जाओगे उसमें। अब इस चीज़ को बोलने के लिए ही हैज़ टू गेट अवे फ्रॉम द बिग बी, द यो बी, जो अंग्रेजी मीडियम शेरवुड से पढ़े हैं वो, जिसमें सब अंग्रेजी बोलते थे। सो टू प्ले अ पर्टिकुलर रोल यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर वैनिटी, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर फ़कीर उल फुकरा ने बिना किसी वैनिटी को खुद को बोला कि मैं फ़कीर उल फुकरा हूँ। और ये खाली नाम नहीं बोला, सुनिए वैनिटी की बात क्यों हो रही है। द चीफ ऑफ ऑल एडेप्ट्स, जितने भी एडेप्ट्स हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, उन सब का मैं चीफ हूँ।
One who can freely function as spiritual while being apparently engaged in the physical body. ठीक सेम सेंटेंस बोला जो कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन मैं इस शरीर में तुमको दिख रहा हूँ लेकिन मैं इस शरीर से बाहर भी हूँ। तो कौन है फ़कीर उल फुकरा जो फ्रीली फंक्शन कर सकता है एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह? वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते थे, जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, जबकि वो अपैरेंटली दिखने में एंगेज्ड हैं फिजिकल बॉडी में। जो बॉडी में बंधा हुआ रह कर के भी बॉडी से निकल कर कहीं भी कुछ भी कर सकता है, वो मैं हूँ, फ़कीर उल फुकरा। आई फेल्ट दैट वॉट ही सेड वॉज ट्रू। और सहर जी कहते हैं उनको सुनकर मुझे लग रहा था जो बोल रहे हैं सब सच है। Here was one of those rare gems of Eastern tradition, those almost unique adepts who have shared the counsels of gods and are acquainted with a wisdom man is not yet able to learn. सहर जी कह रहे हैं अरे मेरे सामने एक रेयर जेम है, एक रेयर हीरा है ईस्टर्न ट्रेडिशन का। ईस्ट मतलब भारत को ईस्ट कहते हैं। एक ऐसा यूनिक एडेप्ट है, मास्टर हैं, जिन्होंने गॉड्स का काउंसिल किया है, जो देवी देवताओं के साथ रह चुके हैं और जो ऐसी समझ से भरे हुए हैं, एक्वेंटेड हैं, जो अभी तक इंसानों के हाथ में नहीं आई है। जो कुछ भी एडवांस्ड चीज़ें हो सकती हैं हज़ारों लाखों साल बाद की, वो सब ये जानते हैं। अभी हम लोग हवा में उड़ना जानते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ में, और ये आदमी तो बॉडी को छोड़ करके ट्रैवल करना जानते हैं बिना किसी हवाई जहाज़ के। हमको यहाँ से अमेरिका जाने में घंटों लग जाएगा, हवाई जहाज़ से भी इनको सेकंड लगेगा। माई इनिशियल perplexity slowly faded as his fascination gripped me ever more firmly. और बोलते हैं शुरू में मैं perplexed था, confused था, इसलिए मैंने एक एक वर्ड को पढ़ने का मन करा था। मैं जानूँ तो सही कौन है। परप्लेक्सिटी क्या होती है? परप्लेक्सिटी मतलब कन्फ्यूजन। शुरुआत की जो मेरी कन्फ्यूजन थी वो धीरे धीरे फेड हो गई। फेड होना जानते हैं? धीरे धीरे गायब हो गई। कैसे फेड हुई? As his fascination gripped me ever more firmly. जैसे जैसे उनका फैसिनेशन, उनका प्रभाव मेरे को और ग्रिप करने लगा, पकड़ने लगा, वैसे वैसे मेरे अंदर का परप्लेक्सिटी गायब होने लगा। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी यही हुआ। आप लोग जब शुरू में यहाँ आए थे, खासतौर से गौरी जब आई थी, तो ऑलमोस्ट हर रोज़ रात को आती थी, हम लोग को हक करती थी या तो किस करती थी। धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? मैं मम्मी को बोलता था ये ना अभी कंफ्यूज्ड है और डरी हुई है, इसलिए उसको लगता होगा कहीं ऐसा ना हो जैसा मुझे वहाँ पर होता था बब्बू के घर पे। वहाँ पर कोई प्यार नहीं करता था, इसको ऐसा लगता था। जबकि सच्चाई ये है कि उन दोनों को, अपनों को ही कंफ्यूज्ड स्टेट में है बब्बू, कविता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फैसिनेशन ने आपको ग्रिप किया, वैसे वैसे आपकी परप्लेक्सिटी कम होती गई। मुझे खुशी है कि हम लोग मास्टर के एनकाउंटर को पढ़ रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हम भी अपने मास्टर से बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।